अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में साइबर सिक्योरिटी के मजीद इशूज पैदा होते जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस साल 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक हफ्ता आगाही बराए साइबर सिक्योरिटी मनाया गया है, जिसका मकसद यह है कि हर पाकिस्तानी शहरी को जो कि मोबाइल फोन यूजर है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स का यूजर है और मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने बैंकिंग के मामलात और अपनी जिंदगी के मामूलात में मसरूफ है, ऐसे तमाम लोगों को साइबर सिक्योरिटी का इल्म होना चाहिए, आगाही होनी चाहिए, प्राइवेसी का मालूम होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन का मालूम होना चाहिए। हमारी कौम कितना ये जानती है, आज प्रोग्राम आवाज में हम लोगों की आवाज में उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितनी आगाही है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के इन मसाइल का हल क्या निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हबीबुल हसन। हबीब, ये बताएं, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी मुख्तलिफ अकाउंट्स होंगे, तो आपको साइबर सिक्योरिटी का पता है कि किस तरीके से अपनी इन सारी चीज़ों को सिक्योर बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहा होता हूँ, साइबर सिक्योरिटी की भी नो हाउ है। बेसिकली कोई भी इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप सिक्योर इस तरीके से कर सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन से। जो आपका पासवर्ड है वो सिर्फ आपको पता हो, किसी और को ना पता हो, किसी से ओटीपी शेयर ना करें अपना, और किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ना दें जो कॉन्फिडेंशियल रखने की चीज़ है। देखिए, क्या हम इतना ज्यादा अपने पासवर्ड्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं कि हर कुछ महीने के बाद उसको अपडेट करें, या हमें ऐसे पासवर्ड सेलेक्ट करने चाहिए? हमारे आप जैसे नौजवानों को मालूम है कि किस नौयत का पासवर्ड होना चाहिए कि हैक ना हो सके आसानी से? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हमें अपने पासवर्ड जो है तकरीबन हर 6-6 महीने बाद चेंज करने चाहिए, मैं इसका बिल्कुल हामी हूँ। और दूसरा ये कि जो पासवर्ड के कैरेक्टर्स होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको बता रहा होता है, सजेस्ट कर रहा होता है कि आपको किस तरीके का पासवर्ड रखना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, उसके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और किस तरीके के कितने डिजिट का टोटल पासवर्ड होना चाहिए। और उसको फिर बंदा जो है अपने गूगल के अंदर सेव कर ले कि पासवर्ड मैनेजर के अंदर, कि अगर चलो एट अ टाइम उसको याद नहीं भी आ रहा तो जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको सजेस्ट कर देगा कि आपका ये पासवर्ड, इस ऐप का पासवर्ड ये सेव हुआ हुआ है। ये बताएं कि आज तक कोई ऐसा स्कैम हुआ या इस तरह साइबर सिक्योरिटी का इशू हुआ जिसमें आपके अकाउंट का एक्सेस किसी को मिला हो? ऐसा बेसिकली मेरे साथ कभी हुआ तो नहीं है, बट एट वो बोल सकते हैं कि एक दफ़ा सोशल मीडिया पे स्कैम हुआ था किसी बंदे के साथ, एंड आई वाज द एंथुसियास्ट फॉर हिम, और मैंने उनकी हेल्प की थी इसको हेल्प आउट करने में और हैकर को आइडेंटिफाई करने में। जी। और क्या मतलब इथिकल हैकर हैं? कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? सर बेसिकली जब मैं 9th क्लास में था तो उस वक्त से इन सारी चीज़ों का शौक था, और वहाँ से फिर मैंने जो टैक्टिक्स थी वहाँ से हमने डेवलप की थी, जो कि हमारे सर ने हमें सिखाई थी। रूट में हमेशा ये होता है कि कहीं ना कहीं से जहाँ से हैकिंग हो रही होती है, हैकिंग का मसला ये है कि जितने लोग, हमारा मसला सबसे बड़ा ये हमारी कौम का है कि हम वीपीएन इस्तेमाल करते हैं हर एप्लीकेशन के ऊपर। हमें नहीं करना चाहिए और उनकी कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितना जो डेटा पैकेट्स होता है ना, वो उनके पास ट्रैवल कर रहे होते हैं और उसी से वो जो है ना आपको डिटेक्ट कर लेते हैं। आपके सोशल अकाउंट्स इतने फिर इतना आसान होते हैं हैक करने कि जिसकी कोई वजूहत नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना पासवर्ड एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड रखें, कोई ऐसा पासवर्ड नहीं रखें जो कि इजीली क्रैकेबल हो। अच्छा, वीपीएन यूज करना ही क्यों पड़ता है हमें? वीपीएन इसलिए यूज़ करना पड़ता है, देखिए हमारे जो पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान है, उस पर जिस तरीके के लिमिटेशंस हैं उस वजह से हमें कभी बार जो है ना वीपीएन यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम उसका वीपीएन यूज़ नहीं करें और अगर अपनी लिमिटेशंस पे रख के चलें तो वी कैन फिगर एवरीथिंग आउट। आपका क्या नाम है? थोड़ा करीब आ जाए। अरूबा। वीपीएन यूज करती हैं आप? नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग बिजनेस पर्पस के लिए भी वीपीएन यूज कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी प्रॉक्सी नेटवर्क होगा तो हम एक्सेस कर सकेंगे अपने क्लाइंट तक, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाले। क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को कि बहुत प्राइवेसी प्रोटेक्शन उन्हें देखनी चाहिए, सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, या बिल्कुल बेध्यानी में वीपीएन यूज करते रहें? नहीं, ऑब्वियसली प्राइवेसी पे उनको फोकस करना चाहिए और जो सेफ सिक्योर लाइक हो वीपीएन तो वो उनको कनेक्ट करना चाहिए। तो बस यही है। लड़कियों के साथ भी ना आजकल बहुत ज्यादा स्कैम्स, और लड़कियों के अकाउंट्स पे तस्वीरें ले ली जाती हैं, फेक अकाउंट्स बन जाते हैं। बीइंग अ गर्ल, आप सोचती हैं आपके पेरेंट्स ने कभी इस पे काउंसलिंग की है? बीइंग अ गर्ल मैं अपने पिक्चर्स अपलोड नहीं करती क्योंकि मुझे लाइक भरोसा ही नहीं है। लड़कियां फिर अपनी पिक्चर अपलोड करना छोड़ दें, क्या करें वो? उनकी अपनी मर्जी है। मोस्टली डेटा जो है लड़कियों का वो ज़्यादातर हैक हो रहा होता है, ज़्यादातर गर्ल्स के अकाउंट हैक हो रहे होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे तो ये है कि अकाउंट पे ना लाइक पिक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं करनी चाहिए लड़की को। सोशल मीडिया जो है बड़ा पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, बाहर का तो इतना मसला नहीं है बट पाकिस्तान में ज़्यादातर हैकिंग होती है
सोशल अकाउंट्स वगैरह तो इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा है। क्या एजुकेशनल सेक्टर में कोई ऐसी अवेयरनेस होती है साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक? पूरे साल में कोई ऐसे सेशंस होते हैं? हाँ, IT फॉर मैनेजर में पढ़ाया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो काफ़ी उन्होंने डिटेल में समझाया था। आपका क्या नाम? बिलाल। बिलाल, ये बताएं, थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं, कि आज के दौर में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो स्कैम का भी सबब है, और उनके ज़रिए फिर अकाउंट डिटेल्स मांग ली जाती हैं, पासवर्ड तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे इनके बारे में बीइंग अ यूथ आप समझते हैं कि जी हमें पहले से पता लग सकता है, या हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं? पहले तो बेसिकली जिस हम लोग कंट्री में रहते हैं यहाँ पे बहुत स्कैम्स होता है और यहाँ से भी स्कैम बाहर किए जाते हैं। तो बेसिकली हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए, मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है बेसिकली, क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है और सारे गैजेट्स है जिसकी वजह से मदद मिल सकती है, अवेयरनेस हो सकती है सोशल मीडिया के थ्रू और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के थ्रू। तो इस वजह से भी काफ़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहिए। अच्छा, सेकंड ये बताएं कि आपस में दोस्त होते हैं, एक दूसरे के सामने मोबाइल यूज भी हो रहा है, बहुत सारी प्राइवेसी जो है ना वो नहीं रख पाते एक दूसरे के साथ, सम टाइम एक दूसरे के सामने ही जो है ना अपने पासकोड डाल रहे होते हैं मोबाइल खोलने के लिए। तो क्या ये सही तरीका है? ये तो डिपेंड करता है कि आप किस अपने गैदरिंग में बैठे हैं। जैसे फैमिली में बैठे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको पता है कि जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो बेसिकली करना चाहिए, लेकिन अपनी एक बाउंड्री सेट कर ले बेसिकली, कि नहीं करना चाहिए सबके लिए, सबके सामने। ट्रस्टेड वीपीएन जो है वो मुनासिब रहता है लोगों के लिए, लेकिन वो फिर एक्सक्लूसिव हो जाता है। आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि जो बाय जो हमने किए होते हैं, मेरे ख्याल से वो सिक्योर होते हैं। अगर किसी ने यहाँ बैठ के काम करना है या कुछ इस तरह का करना है तो वो बाय करें, ये दूसरे टाइप्स के वीपीएन नहीं यूज़ करें, इसमें खतरा। कुकीज तो उसमें भी आएंगे ना, एक्सेप्ट तो उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन इससे थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सेफ कह सकते हैं हम उसको, डिटेल्स वगैरह में। तो ये है जो हम लोग लोकल हम ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं, वो उसमें होता है, कभी स्कैम्स भी होते हैं वेब्स, तो वेब ये हो सकता है, आपका डाटा हैक हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं इससे। अक्सर आते हैं जी इनकम सपोर्ट के मैसेज आते हैं, सम टाइम किसी ऐसे बहाने से आते हैं कि जी आपके इनाम निकल आए, और फिर उस पर व्हाट्सएप पे भी अब आने लग गए हैं, फिर कहते हैं कॉल कर लें, फिर मजीद डिटेल्स मांगते हैं, पासवर्ड तक पहुंचने की कोशिश होती है कि व्हाट्सएप हैक हो जाए किसी तरह, और फिर उसी व्हाट्सएप अकाउंट से पैसे मांगा जाते हैं दूसरे दोस्तों से, कॉन्टैक्ट्स के लोगों से। तो क्या इसकी रोकथाम का क्या हल हो? पहली बात तो ये है कि हमारी फैमिली में या सबकी फैमिलीज में इसी तरह होता है कि अवेयरनेस दी जा रही होती है। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसको फ़ोन दे दिया जाता है, तो उसको यही चीज़ समझाया जाता है कि यार अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को ना दो, अपनी डिटेल्स नहीं डालो, ऐसा कुछ नहीं डालो जो बाद में मसला बन सके। तो ये मेरे ख्याल से ये फैमिली का है कि ये चीज़ें समझाई जाएँ, तो इससे बेहतरी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुदस्सिर नाम है सर मेरा। मुदस्सिर, ये मुझे ये बताइएगा कि आपस में लड़के लड़कियां भी चैट करते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में स्पेशली प्रोजेक्ट्स की भी बातें हो रही होती हैं, पर्सनल बातें भी हो रही होती हैं, फिर ये डेटा लीक हो जाता है, सम टाइम जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ये भी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी की एक कंप्लेन बन जाती है आगे चल के। इसकी रोकथाम के लिए डू यू थिंक कि पहले से हम अपने नौजवानों को, स्टूडेंट्स को आगाह करें, या होना चाहिए इसके लिए भी कोई सेशंस वगैरह? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और एक अच्छी बात की। आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक आपने ये चीज़ नोट की कि आप इस हवाले से मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि लिंक्स जो आए कि इस लिंक पर क्लिक नहीं करना, आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा। ये आजकल बड़े मशहूर हुआ है, जिसकी वजह से वो लिंक्स जो आपके काम के लिंक्स होते हैं, आप उसे भी खोलने से पहले हज़ार बार कतराते हैं। तो इस तरह के मामलात, इस तरह के इश्यूज़ हुए होते हैं, तभी हम लोग इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चलूँ कि जिस तरह अभी आजकल इवेंट्स हो रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से इवेंट्स करा रहे हैं, जिसमें हम साइबर क्राइम बता रहे हैं कि इसके एडवांटेज क्या है सोशल मीडिया को यूज़ करने के, और डिसएडवांटेज क्या है। हम देखें, एक तरीका मैं आपको बताऊं कि जब मैं था, अब आपको बड़ी हैरानगी होगी कि मुझे फर्स्ट ईयर में मोबाइल मिला, क्योंकि हमारा जो रुझान था हमारे यहाँ यही था कि बच्चे हैं, मोबाइल वो ख़राब होंगे, तो हर चीज़ उसी वक्त मिलनी चाहिए जब आप। आजकल तो स्कूल के बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, और वो भी जो है सारे यूट्यूब भी देख रहे हैं, हर चीज़ उनके एक्सेस में भी है, और वो पोस्ट भी कर रहे हैं उस पर, टिकटॉक्स भी, इंस्टा भी। यही मामला है ना, जब आप देखिए, मैं कहता हूँ हर चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन वक्त पे मिलनी चाहिए। बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं आपको इतनी हैरानगी होगी, मैं वो बच्चे जो मेरे आसपास हमारी जो गैदरिंग है उनके बच्चे, वो जब टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं या यूट्यूब पे, तो उनके बाबा को यानी उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता। वो जब घर आके देखते हैं तो अरे हमारे बच्चों ने, तो हर चीज़ की लिमिटेशंस होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँ कि मेरे साथ भी ये एक दफ़ा स्कैम हुआ था, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले। मेरी दोस्त जो थी, ये है इन्हीं के साथ, मतलब किसी ने व्हाट्सएप पे मेरा नाम यूज़ करके मैसेज किया इनको, और उसी वक्त मैं उसी एक सिचुएशन में था, मैंने कहा मैं एक इशू कोर्ट जा रहा हूँ,
और उसी बंदे ने उसी हवाले से इसको मैसेज किया कि मैं कोर्ट में हूँ, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ दूसरे नंबर से, और इनसे 10,000 रुपये ले लिए और मेरी टोन में बात की। जिस तरह मेरा एक तरीका है ना कि लाला इस तरह करके, जो हमारा एक तरीक़ेकार है, जो हम एक दूसरे दोस्ती में बात करें, तो उनसे जब मैं आया इनके बाद मैंने कहा मैंने तो नहीं लिया है। तो वो स्कैम मुझे आज तक खुद समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मुकद्दस। मुकद्दस, ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है और बहुत से नौजवान जो हैं खुद से तजुर्बे भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में, बिलखुसूस कराची की बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस, यूथ अवेयरनेस इतनी है या उसके लिए कोई इक़दामात होने चाहिए? अच्छा, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल मैं बोलूँगी कि हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है। अभी आपने थोड़ी देर पहले वाली बात की थी कि हमारे पास बच्चों के हाथ में मोबाइल वगैरह दे दिए जाते हैं। बात ये है कि देखें, बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस यंग एज में देना गलत बात नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल भी ज़रूरत बन चुका है ना। स्कूल्स ने, इदारों ने ज़रूरत बना दिया है, लेकिन ज़रूरत काम की हद तक बनाए, उसकी अवेयरनेस नहीं दी। देखिए, मैं खुद डिजिटल मीडिया क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर होना, अभी जैसे एक लड़की ने बात की कि यार सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी अपलोड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी जब प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो ना, तो आपको उसकी अच्छाइयाँ, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। अगर आप कहीं डाटा पब्लिक कर रहे हो, देखिए नथिंग इज़ वर्थ योर प्राइवेसी, लेकिन अगर आप कहीं डाटा पब्लिक कर रहे हैं, एक बंदा उसका काम ही सोशल मीडिया पे, मैं मार्केटिंग की बंदी हूँ, मैं काम ही अपना मार्केटिंग करती हूँ, मेरी फेस वैल्यू है, कोई उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। तो मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है, कोई साइबर क्राइम अगर मेरे थ्रू होता है या मेरे लिए होता है, तो मुझे उससे कोप अप करने का तरीका पता होना चाहिए। एक डिजिटल क्रिएटर के तौर पे आप क्या समझती हैं कि स्कैम भी बहुत हो रहे हैं? ई चालान के नाम पे नए नए मैसेज आ जाते हैं कि जी आपका चालान हो गया, हालांकि हुआ नहीं होता, और वो पैसे बटोरने की भी बातें होती हैं। इन चीज़ों को किसने सही करना है? अच्छा देखिए, अगर हम लोग एक डिजिटल क्रिएटर हैं और हमारे पास आवाम का एक्सेस है, आवाम हमारी सुनती मानती है, तो एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है सोसाइटी को इस्लाह की तरफ लेके जाने के लिए। चले अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल सेशंस नहीं हो रहे, अब हमारी टारगेट ऑडियंस में हमारे पास यूथ भी है, हमारे पास मिलेनियल्स भी हैं सुनने वाले। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ का पॉजिटिव मैसेज कैसे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकद्दस। ये हमारे नौजवानों का वो रुझान है जो ये जाहिर करता है कि वो एहसास जिम्मेदारी रखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि सोशल मीडिया का जहाँ बेदरीग इस्तेमाल आज भी हो रहा है, वहीं वक्त के साथ साथ, तजुर्बात के साथ साथ और बहुत सारे सबक लेने के साथ साथ खुद ही अब ये कौम और नौजवान सीख रहे हैं कि हमने साइबर सिक्योरिटी को कैसे मलूज़े खातिर रखना है। एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद भी इसी मौजू से मुताल्लिक मजीद बात होगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरीके से पाकिस्तान में पीका एक्ट, यानी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से एक एक्ट आ गया, और उसके बाद फिर सोशल मीडिया यूजर्स हों या फिर साइबर से जुड़े हुए वो तमाम तर यूजर्स हों जिनके बिजनेस चल रहे थे या फिर इंडिविजुअल अकाउंट्स थे, उनको पहली दफा पता चला कि पाकिस्तान में इसके लिए एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बन गई है, कानून साजी हो गई है कि अब साइबर पे, यानी सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन चीजों पे भी बाकायदा कवानीन का लागू होगा। और रिसेंटली हमने पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट वीलॉगर कह लें, डक्की भाई के नाम से मशहूर एक शख्सियत का भी पूरा केस देखा, और उसके बाद अब गूगल की भी कुछ हमारे पास जो एनालिटिक्स आए जिसमें एक बड़ी पॉजिटिव पाकिस्तान की इमेज ये सामने आई कि जी बहुत सारे ऐसे अकाउंट है, 13,000 प्लस ऐसे अकाउंट्स है पाकिस्तान के जिनके व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स 1 लाख से ज्यादा हैं। तो ये पाकिस्तान ने अपने आप को इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ग्रो तो कर लिया है, और इसमें पाकिस्तानियों की और जेन जी की बड़ी कामयाबी कहेंगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, फेडरल अथॉरिटीज की जानिब से जो अवेयरनेस वीक मनाया गया है, उसमें बेसिक ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल अवेयरनेस और साइबर बुलिंग और इन सब चीज़ों को इहाता किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंध, जनाब डॉक्टर राना शहजाद कैसर साहब। इनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इस एक ख़ास टेक्नोलॉजी की नीश पे जसारत की बात करने की। डॉक्टर, मुझे ये पहले बताएं कि इस साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, बीइंग अ डीजी, आप तो सिंध के में आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को एज ए डीजी लीड भी कर रहे हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि हमारी कौम, हमारी पॉपुलेशन अवेयर है, और इसमें सिर्फ ये वीक मना लेना काफ़ी है, या इसके जो समरात हैं वो उस ग्रास रूट लेवल यूज़र तक भी पहुंचेंगे जो एक आम पाकिस्तानी और यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐप्स? देखें, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का,
तो इट टेक्स टाइम, चीज़ें बदलती हैं टाइम के साथ साथ। अगर हम बिल्कुल। पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारी उस वक्त लिटरेसी थी डिजिटल, उसके हवाले से आज काफ़ी बेहतरी है इसमें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अगर आप ये देखें कि जिस तरह से आईटी ने ज़ोर पकड़ा है, लोग इस तरफ आ रहे हैं, आईटी की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, मुख्तलिफ जहतें खुल रही हैं, कंप्यूटर साइंसिस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, और फ्रीलांसिंग का एक नया डोमेन आया है कि जिसमें बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, इनोवेशंस पे काम हो रहा है, एआई पे काम हो रहा है, एजेंटिक एआई पे काम हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर यूथ के हवाले से एक पॉजिटिव चेंज आया है। अब वो यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आईटी कम पढ़ाया जाता था, उन्होंने सीटें भी बढ़ा दी, और इसके अलावा मज़ीद डिग्रीज इसमें आ रही हैं। जैसे रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एआई ने लैंडस्केप भी बदल दिया है, जी। तो अब इसमें भी काम हो रहा है। तो इस हवाले से सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है वो बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, जब आप बात करते हैं ई चालान की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम देखते हैं स्कैम भी उसी तरह बढ़ रहे हैं। यानी पहले जब नया नया मोबाइल फोन लोगों के हाथ में आया था तो मैसेजेस पे स्कैम होते थे। आज जब इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी लोगों के पास आ गई और ट्रांसफॉर्मेशन के हम इस दौर में दाखिल हो गए, तो ई चालान के नाम पे भी तो स्कैम्स आए, लोगों को लूटा गया, बैंक अकाउंट्स तक एक्सेस ले लिया गया, पैसे बटोरे गए। क्या ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक इसी बात पर मनाया जा रहा है? एग्जैक्टली ऐसा है बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्राइम इज़ अ बिहेवियर ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे क्राइम को एज अ बिहेवियर देखें, ख़त्म ये नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है, इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो और पूरी दुनिया में भी इसी तरह से ही है। पाकिस्तान में अब अवेयरनेस आई है, हम समझते हैं कि ये सिस्टम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मतलब ये जरूर बताइए कि एक आम शहरी, क्योंकि पाकिस्तान में ख्वानदगी की जो शरह है वो लिटरेसी रेशो नहीं है कि जो एक डेवलप्ड कंट्री का होना चाहिए, और दूसरा ये कि उस शरह का भी जो डेफिनेशन या तकाजा है वो बस ये है कि जो नाम लिखना जानता है या थोड़ी बहुत उसको नॉलेज है तो वो कहते हैं ये भी लिटरेसी में आ जाएगा। बट एक्चुअली आप भी ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी, एक आम सोशल मीडिया यूजर या मोबाइल यूजर साइबर सिक्योरिटी को क्या समझे, उसको हम कैसे समझाएं या आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ख्वानदगी की आपने बात की, तो एक ख्वानदगी है डिजिटल ख्वानदगी। बिल्कुल। तो अगर आप दोनों में फ़र्क देखें तो आप डिजिटल ख्वानदगी को बेहतर तौर पर बड़े कम टाइम में काउंटर कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। बहुत से लोग आप ऐसे जानते होंगे जो आईटी के हवाले से कुछ नहीं जानते, उन्होंने पढ़ा भी कुछ नहीं, लेकिन दे नो हाउ टू डू एंड हाउ टू ऑपरेट दिस मोबाइल फोन एज वेल। हर नए पीरियड में हमें एक नए लेवल का क्राइम दिख रहा है, जिसमें ऐसी एप्लीकेशंस आ गई जो जुए से मुतालिक थी, बैटिंग एप्स थी, और वो तो बिल्कुल ऐसे आई कि मार्केट में एक स्पॉन्सर बन के आई, उस पे वीलॉगर, डक्की भाई जैसे लोग भी जो है जेरे रासत आए। तो व्हाट वाज दैट? ये सब एक एक्सपेरिमेंटल फेज है या इसमें भी कहीं मिस प्लानिंग है? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है इस मुल्क में, इसकी वजह से तमाम इदारे मुतासिर हों, जिसमें एक साइबर क्राइम भी है, एफआईए का जो विंग था। साइबर क्राइम जो है एफआईए ने लॉन्च किया, इसके 3 फेजेस में लॉन्च हुआ, लेकिन वजह ये रही इसमें इसको साइबर क्राइम को कर्व करने की वजह ये रही कि एक वजह तो ये थी कि जहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी थी, नंबर 1। नंबर 2, जो एम्प्लॉयज़ आए उनके साथ एचआर का इशू था। सही। नंबर 3 ये कि लेजिस्लेशन की कमज़ोरी थी। पीका 2016 में आया, लेकिन इससे पहले भी ईटीयू एक्ट के थ्रू काम होता था। काफ़ी अर्सा ईटीयू एक्ट सस्पेंड रहा, जिसकी सेक्शन 36 और 37 थी इलीगल एक्सेस की, काफ़ी अरसे तक उसी में काम होता रहा। लेकिन 2016 के बाद से अगर आप देखें पॉपुलेशन के हवाले से, अब भी जो एनसीसीआई ये नया सेल बना है इसमें भी एचआर की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपर्टीज़ है। नंबर 3 ये कि बाद ऐसा टूल्स हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के जो कि एक्सपायर होते हैं और आप उसको टाइमली उसको अपडेट ना कराएं तो उसकी वजह से हिंड्रेंस आती है। नंबर 4 ये कि लेजिस्लेशन के हवाले से हमारे यहाँ पे वकला हजरात भी ऐसे हैं जो इस हवाले से उनकी अवेयरनेस कम है। डॉक्टर साहब, एक मुझे और इम्पोर्टेंट बात बताइएगा कि हैरेसमेंट, चाइल्ड अब्यूज, ये सारी चीजें क्राइम का पार्ट रही, लेकिन जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मोबाइल सबके हाथ में आ गए, प्राइवेसी इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए, बगैर इजाजत लोगों ने वीडियोस अपलोड करना, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, जो कि एक साइबर क्राइम ही है। अब इसमें अवेयरनेस तो अपनी जगह पर है, कवानीन भी बन गए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे आगे भी कुछ किया जा सकता है और सिंध में कोई ऐसी प्लानिंग है इन फ्यूचर? जी बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह से हमने एनसीसीआई के मामला देखे तो सिंध गवर्नमेंट बड़ा सीरियस कंसर्न है इस हवाले से कि हम अपना ऐसा विंग बना लें
नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी कर सकते हैं कि वो पावर्स डेलीगेट करवा सकते हैं सूबे सिंध में, अच्छा, ताकि हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको बेहतर तौर पे मॉनिटर भी कर सकें, टैकल भी कर सकें, और हमारा एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हो जो इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर भी करे और अंडरस्टैंडिंग भी करे लोगों के लिए। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब जाऊंगा। ब्रेक के बाद आकर कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्पेशली सोशल मीडिया से रेलिवेंट, और साथ ही सिंध गवर्नमेंट बिलखुसूस आईटी की जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उस पर भी बात होगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सोसाइटी में जो क्राइम माजी में होते थे, जिस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी के आने के बाद क्राइम तो वही रहे, लेकिन उनके टर्मिनोलॉजीज में अपग्रेडेशन हो गई, या वो वर्डिक्ट हमारे सामने आ गया जिसमें साइबर जुड़ता चला गया। यानी अब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें साइबर बुलिंग भी है, साइबर विक्टिम भी है। ये सारी चीजें हम डॉक्टर राना शहजाद कैसर साहब से सवालों की सूरत में रखते हैं उनके सामने, और जानते हैं कि क्या क्या ये चीजें हैं और सोसाइटी में आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हम इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज को सामने रखते हुए आज के दौर में पाकिस्तानियों को समझाना चाहें कि भाई कौन जो है वो विक्टिम है, कौन एब्यूजर है, और क्या एक वक्त में वो विक्टिम भी है और एब्यूजर भी है, तो ये मुझे बताएं साइबर क्राइम की आज कितनी कैटेगरीज हैं? जी वेरी गुड, आपने बड़ी लेटेस्ट बात की है इस हवाले से, और हमें इस मुल्क में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। दुनिया भर में लोगों ने अपने आप को अपलिफ्ट किया है, समझे हैं, रिसर्च किए, तहकीक की है और आगे बढ़े। तो बेसिकली इसकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें साइबर बुली है, यानी कि ऑफेंडर जिसने कोई एक्शन परफॉर्म किया क्राइम का, ठीक है, साइबर क्राइम का ऑफेंस जिसने किया, दिस इज कॉल्ड साइबर बुली। और एक कैटेगरी है साइबर विक्टिम की, सही, यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जो हैक हुई है, या किसी के अकाउंट से कुछ पैसे निकल गए हैं, या किसी को कोई कॉल रिसीव हुई है, या किसी को ऑब्सीन पिक्चर किसी की कहीं भेजी गई है, या एआई से जनरेट करके भेज दी गई, या एआई कैसे जनरेट कर हो सकता है, दिस इज आल्सो पॉसिबल, बट इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ साइबर, ठीक दिस है, इज कॉल्ड साइबर बुली विक्टिम। सही। तो बाज लोग ऐसे हैं जो बुली भी हैं और विक्टिम भी हैं एक ही वक्त। अच्छा, क्योंकि इसका बिहेवियर है। अगर आप पहली बात तो ये कि आप साइबर ऑफेंडर बनते क्यों हैं, साइबर बुली किसी को करते क्यों हैं, तो इसके कुछ रीजंस हैं विच इज कंसर्न योर पर्सनैलिटी एज वेल। सही। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इफ यू वांट एंटी सोशल पर्सनैलिटी, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, यू वांट टू हार्म समवन एल्स, सो यू विल डू दिस इज अ इजी टूल। आप एक कमरे में बैठकर अपने डिजिटल गैजेट्स के थ्रू किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट और अब तो स्कूल के बच्चों के दरमियान भी जो आपस में व्हाट्सएप चैट्स हो रही हैं, उसमें इस किस्म की कम्युनिकेशन हो रही है कि जी प्राइवेट बातें हैं उसमें, या प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस एक दूसरे को शेयर की जा रही हैं। तो अब ये मुझे बताएं कि इस चीज पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा और मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और बीइंग अ डीजी आप समझते हैं कि सिंध में इस हवाले से कोई ऐसे इकदाम हम फ्यूचर में देखेंगे, या आप लोग बना रहे हैं कुछ ऐसी पॉलिसी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ पब्लिक एंड व्हाट इज़ प्राइवेट। सही। पीका लॉ सारा इसी पे बेस करता है कि जब बच्चे बच्चियाँ स्कूल के आपस में ताल्लुक़ में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी पिक्चर्स ऑफ सीन शेयर कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं जैसे ये प्राइवेट एप्लीकेशन का दावा है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। बिल्कुल। तो साइबर सिक्योरिटी में देखें 2 तरह के हम कैटेगरीज हैं। हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है वो हैक हो चुके हैं, सही, या बाकी वो लोग हैं जिन्हें पता है वो हैक हैं। तो यही ऑनलाइन सिक्योरिटी में यही बड़ी टर्मिनोलॉजी है। जब आप ऑनलाइन आते हैं तो आप ये देखें कि तो आप पब्लिक डोमेन में रहे या प्राइवेट हो गए। तो हमने कोर्ट ऑफ लॉ में मैंने खुद ये प्रूफ किया है कि ये चैट जो है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड जो बच्चे बच्चियां शेयर कर रहे हैं वो प्राइवेट चैट नहीं है। इस पर हमारा केस भी हुआ है जो कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट भी हुआ है। मतलब लेकिन वो एप्स कहती हैं इनक्रिप्टेड है। तो देखें, वो एप्स प्राइवेट एप्स हैं, उनके क्लेम्स हैं, वो समझते हैं कि इनक्रिप्टेड है। लेकिन आप एक जनरल टर्मिनोलॉजी को समझें कि अगर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कोई इमेज ट्रैवल करता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कोई इमेज ट्रैवल करता है तो कहाँ कहाँ अपना फुटप्रिंट छोड़ता है। सही। तो उस फुटप्रिंट की तहकीक करना ही दिस इज कॉल्ड डिजिटल फोरेंसिक साइंस। तो डिजिटल फोरेंसिक साइंस आपको इनेबल करती है
क्या वो प्रिंट्स जो आम आंख नहीं दे सकती, आप डिजिटल फोरेंसिक्स मशीन के थ्रू उसको रिट्रीव कर सकें और कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले किया और अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और उनके जो डिजिटल यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्राइम भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सबसे ज्यादा वहीं पर नोट किया गया। सिंध में मुझे बताएं कि इस हवाले से मजीद क्या इकदामात हो रहे हैं या हो चुके हैं? देखें, जिस तरह से आपकी सेफ्टी की बात हमने की, इसी तरह से फाइनेंशियल इदारों की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को समझता है। हमारी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी, उसमें भी इस बात को एड्रेस किया गया। फिर सूबा सिंध में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डिजिटल इंक्लूजन लेकर आएँ, जिसकी वजह से हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। सही। तो इस डिजिटल इंक्लूजन में हमें टेक्नोलॉजी ने बड़ा सपोर्ट किया है। हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं अब वो ऑटोमेट हैं। अगर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ पे करनी है तो पोर्टल अवेलेबल है, आप उस पोर्टल पे जाएं और अपनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर लें। यू डू नॉट गो, हैसल फ्री सिस्टम है सारा। सही। पहले जो इशू था कि जी चालान आता था और आपने वो जमा कराने जाएं, फिर आप लाइनों में लगें, तो वो हमने ख़त्म किया है। प्लस ये कि इसके भी तो पॉजिटिव एंगल है ना। नेगेटिव एंगल क्या है कि डेफिनेटली जो साइबर ऑफेंडर हैं, जो साइबर बुली हैं, उनका अट्रैक्शन होता है गेन की तरफ, तो वो इसको टारगेट ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ATMs मशीन्स हैं, तो साइबर ऑफेंडर जो हैं, जो वो कोशिश करते हैं कि इधर आकर ज़्यादा काम करें ताकि उसमें को गेन हो। इसी साल मई में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, पूरी दुनिया ने इसको ऑब्जर्व किया कि इसमें साइबर टेक्नोलॉजी का दोनों ममालिक की तरफ से जो है बखूबी एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसमें ये बताएं कि जो हमारे इदारे हैं स्पेशली, क्या उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि भाई हमारा भी तो खास हसास डेटा होगा ना, कि वो हमारे दुश्मन तक ना पहुंचे, तो उसमें हम मजीद कुछ कदम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे? सिंध की सतह पे इस पर गौर खौज हो रहा है? देखिए, डेटा सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स हैं, कुछ वो लेयर हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल हैं, बिल्कुल, जिसकी बात आम लोगों तक होती है। इसके अलावा कुछ डेटा है हमारा, वो कॉन्फिडेंशियल है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों में है जिन तक वो डेटा की कम्युनिकेशन है और वो कंसर्न इदारों तक है। सही। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा डेटा हमारा वल्नरेबल है, ऐसा नहीं है। जो हमारा हाईली सोफिस्टिकेटेड डेटा है वो तो अवेलेबल है उन लोगों के पास जो कंसर्न लोग हैं, लेकिन वो मार्केट में इस तरह से फ्रीली अवेलेबल नहीं है। यही वजह है जो आपने इस वॉर का जिक्र किया। आई वुड वंडर कि जी आप लोगों को इसका भी अंदाज़ा है दुनिया भर में जिस तरह से दुनिया ने देखा, हमें साइबर वॉर में हमारे फुटप्रिंट देखा कि हम कितने सिक्योर हैं और कितने सीरियस हैं टुवर्ड आवर साइबर पोस्चर। सही। तो वो हमने डेमोस्ट्रेशन दिखाया। तो बात चीज़ें हैं जो कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज ओवर हियर, बट पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो ये ज़रूर समझें कि उनका जो प्रीशियस डेटा है वो सिक्योर है। डॉक्टर साहब, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये कि साइबर क्राइम है, बढ़ता है, लोग जैसे ही कोई क्राइम का शिकार होते हैं तो फौरन थाने की तरफ जाते हैं, और जब जाते हैं पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए तो इसमें मिक्स एंड मैच बातें आती हैं। सम टाइम पे उन्हें मायूसी होती है और कहीं पर जो है वो FIR लॉन्च हो जाती है। तो क्या वाकई सिंध पुलिस के पास ये इख्तियार है साइबर क्राइम के हवाले से FIR लॉन्च करने का? देखिए, इसमें ये था, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमने काफ़ी एफर्ट के बाद ये इख्तियार FIR लॉन्च करने का ले लिया था, लेकिन उस वक़्त NR3C इदारा था जो FIA के अंडर में काम कर रहा था। लेकिन अब ये नया इदारा जो बना है NCCIA, तो स्टिल इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास ये पावर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इसको अपने पास इस पावर को लें या फिर अपने तौर पे ऐसी लेजिस्लेशन करें कैबिनेट के थ्रू, लेकिन जिसमें हमें एम्पावर कुछ ऐसे केसेस हुए जिसमें FIR पुलिस ने काटी है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, वो जो FIR काटी है वो चैलेंजेबल है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो इट कैन बी चैलेंज एज वेल। ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे भी इसमें कोई एफर्ट करेगी? ये सिंध पुलिस के लिए स्पेशली जो है, देखिए, हम तो इसमें हम चाहते हैं कि हमें एम्पावर किया जाए और हम इसमें काम कर सकें, लेकिन चूंकि ये फेडरल के एम्बेट में है सब्जेक्ट शुरू से, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसमें फेडरल को कम्युनिकेट करने में इट विल टेक टाइम। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, चाहे कुछ भी कहें हम, लेकिन आने वाले दौर में जो है क्रिप्टो के हवाले से लोगों का एक बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया में, जेन जी का स्पेशली, कि जी डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट होगी। हमारी गवर्नमेंट भी गालिबन इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स पसे पर्दा शायद ले चुकी हो, मंजर आम पे ना आई हो,
लेकिन इसका लीगल पर्सपेक्टिव अभी भी जो है वो नहीं बना है, क्योंकि अभी भी अगर कोई बाइनेंस पे या कहीं ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन लोगों को पकड़ा भी जाता है, एफआईए एक्टिव हो जाती है। तो आप एक टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं डीजी होने के साथ साथ, व्हाट डू यू थिंक कि क्या वाकई पाकिस्तान में फ्यूचर में क्रिप्टो लीगल हो सकेगा? देखिए, बात पॉलिसी मैटर्स की है। इसमें अभी रिसेंटली बड़ा चेंज आया कि बाइनेंस के सीईओ को हमने बुलाया पाकिस्तान में, उनके साथ एमओयू भी किया है और हम समझते हैं कि हमें दुनिया के साथ चलना है। हमने बिल्कुल इसमें काम हो सकता है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि सिक्योर चैनल्स के थ्रू हो। सही। हम कब करते हैं क्राइम को, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द प्रोविंस एज वेल। सो हमें खुशी होगी कि हम ऐसा सिस्टम लेकर आएँ जिसमें हमारी पब्लिक बेहतर तौर पर कम्युनिकेशन कर सके, ट्रांजैक्शन कर सकें जो कि सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड हो, ताकि उनका ट्रस्ट हम पर बढ़े और ई गवर्नेंस आए इस पूरे सूबे में। डॉक्टर राना शहजाद कसर साहब, आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाजरीन, साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के हवाले से पाकिस्तान में पहली दफ़ा ना सिर्फ ये एक वीक सेलिब्रेट हो रहा था, बल्कि कौम को अवेयर किया जा रहा था, इदारों में मौजूद लोगों को जो है सिंक्रोनाइज किया जा रहा था, अलाइन किया जा रहा था कि हम किस तरह अपने मुल्क के इदारों की भी साइबर सिक्योरिटी को मजीद इन्हेंस कर सकते हैं और इंडिविजुअल सतह पे भी हर एक शहरी इसको जिम्मेदारी अपनी समझते हुए अपनी डेटा प्राइवेसी और अपने हर चीज़ को सेफ बनाने में क्या किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मुआशरे में आज भी ज़रूरत है कि हम इसकी अवेयरनेस को मज़ीद फ़रोग़ दें और पॉजिटिवली पाकिस्तान का इमेज आईटी के ज़रिए मज़ीद आगे बढ़ाएं। इस प्रोग्राम पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पे कमेंट्स के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जिस तरह गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है, इनको तकलीफ है मारेंगे।